हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग लगातार बिहार दरोगा के लिए लगे हुए होंगे। तो आज है हम लोगों का दोस्तों सेट नंबर 10। तो इससे पहले हम लोग 9 सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप ज़रूर देखें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य में कौन मिलाने का काम किया है दोस्तों? तो शिशुनाग ने मिलाने का काम किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि शिशुनाग जो है दोस्तों हर्यक वंश के जो अंतिम शासक नागदशक था उसे सत्ता से हटा करके और नाग वंश की क्या की तो नींव डाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई है। तो कह रहा है गंडमक की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई है दोस्तों? तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की क्या हुई है दोस्तों? समाप्ति हुई है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1700, अगर हम 1878 से 80 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। कह रहा है उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? तो वो था देवराई का युद्ध। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है हेनरी डेरेजियो को माना जाता है। ठीक है, इसे किसे माना जाता है दोस्तों? हेनरी डेरेजियो को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को कम कर देंगे तो आपको क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अगर आप करते हैं तो प्राथमिक इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्याज प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष है। तो कोर उद्योग का सूचकांक का जो आधार वर्ष है दोस्तों वो 11-12 है। क्या है? 2011-12 है। ठीक है, और इसके कोर उद्योग के अंतर्गत जो है तो 8 उद्योग आते हैं। कितने उद्योग? 8 उद्योग आते हैं। कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये सभी के सभी 8 उद्योग कोर उद्योग सूचकांक के आधार वर्ष जो है कौन है? 2011-12 है और 8 उद्योग इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की जो गणना है दोस्तों कौन अनुमोदित करता है? तो वे आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ये जो है कौन गणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो पारित हुआ है दोस्तों वो 5 सितंबर 2005 को हुआ है। ठीक है, और इसे अब जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम क्या कर दिया गया है? देखिए एक चीज़ नरेगा एक से आपसे पूछा जाता है, तो नरेगा जो है नरेगा का नाम बदल दिया गया है और नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया है। वो कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया है। नरेगा से बदल करके क्या कर दिया गया है? तो मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भागवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो भागवती समिति जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया है। कह रहा है आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस में किया गया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित में कौन जो है शामिल नहीं थे, ये आपसे पूछा था। महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है।
13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग है कहाँ, तो अमृतसर में है। और इसमें कहा गया दोस्तों कि इस हत्याकांड में जो है लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसके लिए आरोपी कौन है, तो जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो जांच के लिए जो कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, कमेटी का गठन हुआ था जो कि हंटर की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें से 5 अंग्रेज था और 3 जो है भारतीय सदस्य शामिल थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसमें से पूछ रहा है कि गठित समिति में से कौन शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन के एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी। तो याचिका प्रस्तुत करते हुए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग कौन किए थे दोस्तों, तो ये पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा जो है ये मांग किया गया था, ठीक है। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 2 अप्रैल 1870 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो कौन सा वंश की अगर हम बात करें, खिलजी वंश की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये जो है सबसे कम समय तक शासन किया है, ठीक है। इसकी अगर शासनकाल की बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। वही सबसे अधिक समय तक अगर पूछे तो तुगलक वंश का ध्यान रखना है। इनका शासनकाल जो है, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो सबसे कम खिलजी वंश का 1290 से 1320। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 30 बरस का इनका शासन रहा, 30 ही बरस तक रहा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 80 10 90 यानी कि 94 ईयर, यानी 94 साल तक रहा तुगलक वंश का। तो सबसे अधिक कहेगा तो तुगलक, सबसे कम कहेगा तो खिलजी, याद रखना है। कह रहा निम्न में से किस स्तूप का संबंध जो है बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है, तो बुद्ध की जीवन की घटना से किसका संबंध नहीं रहा दोस्तों, तो सांची की अगर हम बात करें तो सांची स्तूप का संबंध जो है बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था, तो समानांतर सरकार का प्रधान कौन था, तो हरिकिशन सिंह था। क्या था दोस्तों, जगदीशपुर में गठित जो समानांतर सरकार का प्रधान कौन थे, वो हरिकिशन सिंह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया, तो गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करें दोस्तों तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयास से ही गांधी इरविन समझौता जो है संपन्न हुआ, ठीक है। और इस समझौता की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और इसी समझौता के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया दोस्तों, इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है राजी हो जाते हैं, ठीक है, गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आयोजन कब किया गया, तो अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आयोजन कब किया गया है, तो 1927 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है BDM परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो BMD परीक्षण जो है दोस्तों, BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मैरो क्या होता है, और डी से क्या होता है दोस्तों, तो डी से डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बोन मैरो डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि BMD जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके पहचान के लिए दोस्तों, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष, तो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो होते हैं दोस्तों, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, तो
1954 है और इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन सा वर्ष है दोस्तों, जो 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में जो है रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है दोस्तों 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। किसके द्वारा, तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा है। इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो 1917 तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। 1917 में इसे क्या मिला, शांति के क्षेत्र में। 1944 में मिला शांति के क्षेत्र में। 1963 में जो है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, बल्कि 1972 में नहीं मिला। हम बताएं रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में, मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय कहाँ दोस्तों, जेनेवा। किसके द्वारा, तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कहेगा तो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हम्पी अवशेष को किस वर्ष जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1986 ईस्वी में जो है हम्पी अवशेष को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है। सिंकुला सुरंग की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई जो है 4.1 किलोमीटर लंबा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है कितना ऊंचा पे है, तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है दोस्तों इसको बनाया गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग होगा। बनने के बाद अगर हम बात करें तो ये जो सिंकुला सुरंग होगा दोस्तों वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग कौन होगा, तो सिंकुला सुरंग होगा। 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और कहाँ बनाया गया दोस्तों, आपको बता दिए कि हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण, तो 33% आरक्षण की बात कही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त जो प्रथम महिला न्यायाधीश हुए थे दोस्तों वो कौन हुए थे, फातिमा बीबी हुए थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश जो हुए थे वो फातिमा बीबी हुए थे। ये स्टैटिक्स का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा योजना की शुरुआत सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो सुभद्रा योजना की शुरुआत जो है दोस्तों उड़ीसा में, कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है 21 से 60 साल की उम्र को जो है क्या किया जाएगा, 21 से 60 साल की उम्र को 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है प्रति साल जो है क्या, प्रति साल 10,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा। समझ रहे हैं क्या। इसके तहत सुभद्रा योजना के तहत अगर हम बात करें तो सुभद्रा योजना के तहत 21 साल से लेकर के 60 साल तक के महिलाओं की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को, ठीक है ना, प्रत्येक साल 10,000 रुपये का जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और किसकी योजना किसके द्वारा, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो रहा है दोस्तों वो कौन रहा है, चीन रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पे अमेरिका रहा है। ठीक है, याद रखना है। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन, दूसरा नंबर पे अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ध्यान रखिएगा, 23-24 का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो डेयरी महासंघ एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया है कोच्चि में। कहाँ किया गया है, कोच्चि में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम उत्सव जो है दोस्तों केरल में मनाया जाता है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और ये 10 दिनों तक ये फेस्टिवल जो है चलता है। ठीक है, 10 दिन पर। और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, तो खेतों की अच्छी फसल के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इनकी बात करें तो ये जूडो खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? जूडो खेल से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है, इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो अमृत नामक तकनीक जो विकसित किया है वो क्या है? आईआईटी मद्रास है। ठीक है, क्या है? आईआईटी मद्रास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? प्रकाश कुमार और ब्रजेश मल्होत्रा को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ही है तो इसको ध्यान रखना है, प्रकाश कुमार और दूसरा कौन है दोस्तों? ब्रजेश मल्होत्रा। इन दोनों को बिहार राज्य सूचना आयुक्त में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों ये 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 4 व्यक्तियों को दिया गया है और 1 संगठन को दिया गया है, इस ध्यान रखना है। चलिए, और जो संगठन को दिया गया है दोस्तों वो कौन सा संगठन है? तो ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट है। ठीक है, जो कि थाईलैंड का एक संगठन है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 30 सितंबर तक जो है दोस्तों 1 से 30 सितंबर 2024 तक जो है ये 2024 में मनाया गया पोषण माह मनाया गया है। और ये जो है दोस्तों 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन जो है गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया गया। ठीक है, और ये जो है दोस्तों 2024 में जो मनाया गया है ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह था और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है मेरे भाई? तो ये महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया है? तो इसे जो है दोस्तों 50 किलोग्राम 100 ग्राम से वर्ग में जो है 100 ग्राम जो है वजन क्या हो गया था दोस्तों? अधिक हो गया था, इसीलिए 50 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से विनेश फोगाट को बाहर निकाल दिया गया। यानी विनेश फोगाट का जो वजन है दोस्तों 50 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इनको क्या कर दिया? 50 केजी वाला प्रतिस्पर्धा से इसे निकाल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई है? 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है बीजिंग में किया गया है। कहाँ किया गया है? बीजिंग में। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? तो बीजिंग में आयोजित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो पोत का नाम क्या है दोस्तों? तो समुद्र प्रताप है। इस पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है दोस्तों समुद्र प्रताप है, इसको स्वदेशी यानी भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का 13वां प्रमुख जो बंदरगाह है वो है कौन? बंधावन बंदरगाह है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 नए अध्यक्ष बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जो है जाकिर हुसैन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया
गया है। किन्हें? तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है कौन से वादक है? तो ये तबला वादक है, तबला वादक हैं, तबला से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 बरस से 21 बरस कर दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है उसे 18 बरस से बढ़ा करके 24 वर्ष कर दी गई है। तो ये कहाँ पारित हुआ है मेरे भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। ठीक है, कहाँ पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम का उदाहरण है? तो तत्सम का उदाहरण की अगर हम बात करें तो मत्स्य जो है दोस्तों ये तत्सम का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मत्स्य का क्या होता है? मछली होता है। मछली जो है तत्भव हो गया। उसी तरह से मीठा के लिए अगर हम बात करें तत्सम तो मिष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? मिष्ट की अगर हम बात करें तो मीठा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मक्खी की बात करें तो मक्खी के लिए अगर आप तत्सम शब्द देखेंगे तो मच्छिका होता है। मच्छिका का मतलब होता है मक्खी। ठीक है, मोर की अगर हम बात करें तो मोर का होता है मयूर। मयूर शब्द क्या है? तो ये तत्सम। ये मच्छिका क्या है? तत्सम शब्द है। मयूर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, उसी तरह से मिष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। मत्स्य क्या है? तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो उप क्या है? उपकार शब्द में क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो उप है उपकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वैसा जिससे क्या हो? प्रश्न करने का। अब यहाँ पे आप, कोई, यह, कौन से क्या होता है? प्रश्न करने से संबंधित है ये, तो प्रश्नवाचक ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्वनाम का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है? संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा मेरे भाई? तो धार्मिक। कैसा है? कैसा है का जो कैसा है इसका जो उत्तर देता है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? विशेषण। तो बताइए, धर्म कैसा है? कैसा व्यक्ति है? तो धर्मीय व्यक्ति है। धर्मी है, अधर्म है नहीं, धार्मिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? तो धार्मिक व्यक्ति है। तो धार्मिक क्या है दोस्तों? विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन सा है? तो कपाल कुंडला जो पुस्तक है दोस्तों उसका लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज करना है पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। कह रहा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो वन शुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। क्या हो जाएगा? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। इंडेवर का मतलब होता है दोस्तों प्रयास। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिक का मतलब क्या हो गया? कि बिना प्रयास किए हुए किसी चीज़ का मिल जाना इसी को। तो ये इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। इंडेवर का क्या हो गया? उल्टा। तो यही विलोम शब्द ही पूछ रहा था तो ट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये टेरिडोफाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? टेरिडोफाइट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? घोंघे जो है जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो ये है मोलस्का संघ का उदाहरण है। कहाँ है? मोलस्का संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सत्य है, सत्य पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है माल्टेज लार में उपस्थित होता है शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है। तो ये दोस्तों आपका सही है। कह रहे माइलेज लार में उपस्थित होता है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को
एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन विभाजित किया गया है। तो किसको विभाजित किया गया? वाल को। बाल को क्या किया गया? एनाजोन, कैटाजोन और टेलोजोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियां पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग जो है इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कितना प्रतिशत योग जो है इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्त? तो 1% ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ही क्या करता है? पौधा उपयोग में लेता है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो कौन से प्रकाश में अधिकतम होगा? तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है और सबसे न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरा प्रकाश में होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल में जो मौजूद रहता है दोस्तों वो मैग्नीशियम धातु मौजूद रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसमें क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें रेकफोर्टाइन सी पाया जाता है? रेकफोर्टाइन सी किस में पाया जाता है दोस्तों? तो पनीर में पाया जाता है रेकफोर्टाइन सी। ठीक है। रेकफोर्टाइन सी किस में पाया जाता है? पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो रेशे युक्त छिलके हैं दोस्तों ये स्क्लेरेनकाइमा के, किसके बने हुए होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पादन करने का कारण बनती है, वो कौन है दोस्तों? तो एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। ठीक है, याद रखना है। प्रोटीन की रचना का व्याख्या किसने की थी? प्रोटीन की रचना का व्याख्या किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? पॉलिंग एवं कोरी के द्वारा। पॉलिंग एवं कोरी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? कह रहा है कि कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है दोस्तों? तो नेटवर्क इसका क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। ठीक है। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो ट्रेकिया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परमाणुओं में छनि के द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणु में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं और आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर जो होगा लंदन परिक्षेपण बल के द्वारा ऐसा होता है। किसके द्वारा? तो लंदन परिक्षेपण बल के द्वारा होता है। नेक्स्ट कौन देखिए, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं में के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाती है? तो ये जो बनाती है दोस्तों यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाती है? तो यौगिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है वो क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन है? नहीं है, सोडियम जो है क्षारीय मृदा धातु नहीं है। समूह 2 की अगर हम बात करें तो समूह के 2 के जितने भी तत्व है दोस्तों वो क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। जैसे बेरियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सभी के सभी जो है समूह 2 के एलिमेंट हैं और ये सभी के सभी जो है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु है। लेकिन सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ठीक है। चलिए देखिए ये नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। तो कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोनार्गी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सिलेक्टिविटी पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? तो ये जो है माइक्रो निकोव का नियम है। इसको क्या कहते हैं? मार्कोव निकोव का नियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अपक्रिया में उत्पाद नहीं है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। ठीक है। तो नाइट्रेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? तो ये स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लच्छन के रूप में जानते हैं, सभी लोग जो हैं लवण के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र के पानी क्या हो जाते हैं, बाष्पित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, हैलाइट। इसको क्या कहते हैं, हैलाइट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से बाष्पीकरण दर में वृद्धि होती है। तो किस कारक की कमी से बाष्पीकरण दर में वृद्धि होती है, तो आर्द्रता की कमी के कारण क्या होती है, बाष्पीकरण दर में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। तो किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है दोस्तों, तो आवेग की अगर हम बात करें तो आवेग जो है ये क्या है, रैखिक आवेग के समान इसका आयाम है। आयाम का मतलब आपको क्या देखना है, बीमा, ठीक है, तो ये दिखना है। तो देखिए रैखिक संवेग का जो आयाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, mLt-1 होता है, ठीक है, mLt-1 होता है। और उसी तरह से आवेग का भी देखिएगा तो दोनों का सेम ही होता है, यही पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। कह रहा विद्युत चुम्बकीय की प्रेरण की खोज, ठीक है, तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोग के विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। तो किसके द्वारा, फैराडे और हेनरी के द्वारा जो है दोस्तों, ये फैराडे एवं हेनरी के द्वारा ये प्रयोग किया गया था, ठीक है, और इसी पे आधारित है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की इकाई जो है त्वरण की इकाई के समान होती है। तो यही आपका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, त्वरण की इकाई दोनों का समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। तो किसका कंपन है दोस्तों, जिसका विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। तो एक बंद आर्गन पाइप के एक वायु स्तंभ में है, ठीक है, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब वो गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय से गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है। ऊंचाई जाएगा, देखिए क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो ऊंचाई अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही चीज़ें कह रहा था। बिंदु चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में किया जाता है मेरे भाई, तो ये 7 क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो मूल प्रस्तावना का हिस्सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो आप देख रहे हैं ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो ये कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा ये वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाई, तो ये अनुच्छेद 164 के तहत ऐसा करते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 ये कहता है राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है, राज्य के लिए एक महाधिवक्ता किसके लिए, तो अनुच्छेद 165। 164 में क्या है आप देख ही लिए कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यही चीज़ें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया है, तो 2019 में पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है।
तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मतदान का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार जो है नहीं है। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के सभी जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित है। बाकी मतदान का अधिकार जो है दोस्तों संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति की अगर हम बात करें तो गरीबी का आकलन से ये संबंधित है। ठीक है, रंगराजन समिति जो है दोस्तों गरीबी के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? ठीक है, कह रहा है कि सोनम जो है भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव, तो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, बता दें दोस्तों कि 1996 के पहले की अगर हम बात करें तो वो कितना भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता था। ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि कानून जब धारा 33 आया तो उसमें संशोधन कर करके ये बताया गया कि लोकसभा और विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ जो है एक बार में जो है एक व्यक्ति जो है 2 ही जगह से 2 ही क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो किस वर्ष शासित हुए थे दोस्तों? तो वो 1977 में शासित हुए हैं। ठीक है, कह रहा है संसद में विपक्ष नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुआ? तो 1977 में ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो किसके परामर्श से? तो भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। कह रहा भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग से। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन और बच रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक बने हैं तो लास्ट तक बने रहिए। कह रहा है भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का जो अर्थ है मेरे भाई वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण नीति नहीं है? तो भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण नीति कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे कि भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरा मानचित्र, ये एक सेकेंड, तो ये तो दोस्तों सही है कि खतरा पता चलेगा। अब लास्ट में देखिएगा क्या कह रहा है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, वनस्पति को और कमी करेंगे तो कमी करेंगे तो भूस्खलन की जो है दर क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो पुराने कुओं को सूखने में योगदान देने वाला जो प्राथमिक कारक है भाई वो ये है कि आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। देखिए जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण जो है पानी के अधिक उपयोग होने के कारण, अधिक आवश्यकता होने के कारण जो है दोस्तों बोरिंग पंप की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जो पुराने ज़माने के जो कुएँ बने हुए थे वो सभी के सभी क्या हो गए हैं? सूखने लगे हैं। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो करेवा का निर्माण जो है मेरे भाई ये कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और करेवा का मतलब क्या होता है? करेवा का मतलब होता है दोस्तों कि ऊंची पठारी भूमि को ही क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। तो करेवा का निर्माण जो है हमारा कश्मीर हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अधिशोषित मृत्यु दर क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर जो है वो हमारा 7.1% देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील उत्पादन शुरू किया है? तो देखिए टिस्को की स्थापना की जब हम बात करते हैं मेरे भाई तो 1907 ईस्वी में ही इसकी स्थापना जमशेदपुर टाटा जी के द्वारा किया गया, लेकिन जो बनना शुरुआत हुआ उसमें से, ठीक है ना,
अगर हम बात करें, कह रहा है कि स्टील उत्पादन कब शुरुआत हुआ, तो उत्पादन 1912 में शुरुआत हुआ। स्थापना टिस्को का कब हुआ, तो 1907 में हुआ है, जमशेद जी टाटा के द्वारा हुआ है, ठीक है। और इसका शुरुआत, इसमें प्रोडक्शन शुरुआत हुआ 1912 में, ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो प्रायः औसत तापमान होती है मेरे भाई, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करना है, और एक बात ध्यान रखना है कि यूनेस्को के धरोहर स्थल में 2012 में जो है इसे पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, सही नहीं है मतलब गलत ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहा है सी नंबर ऑप्शन में कि हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो बताइए, हिमालय क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमें जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती है। जलोढ़ मिट्टी अगर हमें प्राप्त करना है तो उत्तरी मैदान के एवं घाटियों में जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरे भाई, ये गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। तो टीटीकाका झील की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये दुनिया की सबसे ऊँची नौकागम्य झील है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो समुद्र तल से जो, अगर कभी भी किसी झील की ऊँचाई मापना हो तो हम समुद्र तल से ही मेजर करते हैं। तो ये 3810 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, ऊँचाई है। तो दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो क्या है, टीटीकाका झील है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि सुपीरियर झील की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछेगा तो सुपीरियर झील आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। तो भारत और चीन के बीच जो पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, वो क्या है, काराकोरम दर्रा है। कौन है, काराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी पूरा करता है। तो कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर ही पूरा करता है, ठीक है। अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है और उतना ही दिन में क्या करता है दोस्तों, वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि, अर्थात हम ये कह सकते हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपने धुरी पर भी क्या करता है, एक चक्कर, यानी अपने धुरी पर और पृथ्वी को चक्कर लगाने में दोनों का उसका समय कितना लगता है, उतना ही समय लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेट नंबर 10 जो है अच्छी तरीके से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, बिल्कुल डिस्कशन के साथ। तो आगे इसी तरीके से हम लोग क्या सेट नंबर 11 को देखेंगे अगले दिन। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा सेशन लगा हो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।